हेलो दोस्तों। मैं महेंद्र यादव, एडवोकेट महेंद्र यादव। मैंने आज एक न्यूज़ देखी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट में 3 लोगों को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इशू में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने उस जजमेंट में ये कहता है कि A citizen must have some standing or knowledge before questioning capability, integrity of a judge। यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट पर सवाल करने से पहले किसी भी देश के नागरिक को उस विषय का नॉलेज या फिर सवाल करने की एबिलिटी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। दोस्तों, ये न्यूज़ जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो मेरा आना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिकों को ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट पर या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर सवाल करने के लिए देश के नागरिक की एबिलिटी होनी चाहिए या फिर देश के उस नागरिक को उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जजमेंट के ऊपर विचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुमोटो केस वो होता है जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः बिना किसी पिटीशन फाइल किए सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही वो केस अपने हाथ में लेता है और उस केस को हैंडल करता है और उस केस में अपना जजमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस था वो सुमोटो उसका संज्ञान लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 व्यक्तियों को, जिनके नाम है श्री रशीद खान पठान, श्री नीलेश ओझा और श्री मैथ्यू नेदुम्पारा, इन 3 लोगों को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में दोषी पाया गया है। इन 3 लोगों के ऊपर यह आरोप है कि इन तीन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के ऊपर इन तीनों ने देश के राष्ट्रपति को 250 पेजेस का एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजेस के विरोध में कुछ ऐसी बातें लिखी है जिससे सुप्रीम कोर्ट को दुख हुआ या फिर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस के ऊपर इन 3 लोगों ने देश के राष्ट्रपति को खत लिखा। इससे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि यह कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो जज है उनकी एबिलिटी के ऊपर इन तीनों ने सवाल किया है। दोस्तों, ये जजमेंट देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें की, जो मुझे लगता है उसका ब्रेकडाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को जजमेंट के ऊपर या फिर जज के ऊपर सवाल करने का अधिकार तो है, लेकिन साथ ही वह सवाल करते समय उस नागरिक को उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने उस जजमेंट में ये कहता है कि The citizen must have some standing or knowledge before questioning the ability or integrity of the judge of the highest court. No doubt, any citizen can comment or criticize the judgment of the court. However, that citizen must have some standing or knowledge before challenging the ability, capability, knowledge, honesty, integrity and impartiality of the judge of the highest court. ये बात जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस ने की। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे लगता है या फिर देश के किसी भी नागरिक को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो निर्देश आए या फिर किसी केस के ऊपर कोई न्यायालय ने कोई ऑर्डर, ये जजमेंट पास किया है, और मुझे लगता है कि वह जजमेंट किसी पर्टिकुलर जाति धर्म या फिर किसी व्यक्ति विशेष के फेवर में या फिर सामान्य जनमानस के विरोध में वो जजमेंट लिया गया है, जिससे कि लार्जर स्केल पर उस जजमेंट का असर लोगों पर हो सकता है, तो ये नॉर्मल बात है कि देश के किसी भी नागरिक को जो ये सोचता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय यह इम्पार्शल हो, अनबयास्ड हो और
जब वो कोई आदेश देता है या फिर वो कोई जजमेंट देता है तो उसके सामने देश के सभी नागरिकों का हित निहित हो। तो जब एक सिटीज़न के नाते, एक नागरिक के नाते मैं किसी जजमेंट के ऊपर सवाल करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि देश का वह नागरिक किसी जज के खिलाफ है या फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। अगर मैं एक देश के नागरिक के नाते कोर्ट के किसी भी जजमेंट के ऊपर कोई सवाल या फिर अपना मत व्यक्त करता हूं, तो यह मत कोर्ट के कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोर्ट ने ये बात सोचनी चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म के पीछे उस व्यक्ति का, उस नागरिक का क्या मकसद है, क्या उसका उसमें कुछ पर्सनल बेनिफिट है, या फिर वह नागरिक देश हित के बारे में या फिर देश के नागरिकों के हित में बात कर रहा है और उस हित के लिए वह जजमेंट के ऊपर या फिर जज के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है। दोस्तों, जब तक कोर्ट ये नहीं सोचेगा कि वह जो देश से जो क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में आ रहा है यह देश हित के लिए या फिर नागरिकों के हित के लिए है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं उसकी वजह से होगा ये कि देश से जो देश हित की, संविधान की रक्षा की या फिर जनहित की बातें करने वाले जो लोग हैं उनके दिलों में एक तरह का डर बैठ जाएगा। क्योंकि अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय ही राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अगर नीचे दिखाने की या फिर उसे वॉयलेट करने की बात करता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये सही दिशा में नहीं जा रहा है। मैं मानता हूँ कि उन 3 लोगों ने जो खत माननीय राष्ट्रपति को लिखा होगा वो उन खतों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि वो लेटर 250 पेजेस का होने की वजह से वो लेटर्स अपने जजमेंट में वो पूरी तरह से शामिल नहीं कर सकते हैं और इसलिए उसका जो कॉन्सेप्ट वो जिस्ट था, उन्होंने ये लिखा है कि उन 3 व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के उन दो जजेस के विरोध में जो बातें कही वो स्कैंडलस थी, वो उन जजेस के लिए इंसल्टेड थी और वो कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन एक इंसल्टिंग बात थी। इसलिए उन्होंने सुमोटो इस बात का संज्ञान लिया और ये केस अपने हाथ में लेकर एक जजमेंट पास किया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपने आगे कहता है कि there can be no manner of doubt that any citizen of the country can criticize the judgment delivered by any court including this court. However, no party has the right to attribute motive to a judge or to question the bona fide of the judge or to raise question with regard to the competency of the judge. दोस्तों, अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो ये कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट के ऊपर सवाल करने का या फिर क्रिटिसाइज करने का हक तो है ही, लेकिन साथ ही वह जजमेंट देने वाला जो जज है उसके विरोध में कोई बात देश का कोई नागरिक नहीं करेगा। उनकी जज के कॉम्पिटेंसी के ऊपर, उनके नॉलेज के ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि कोई भी केस वह जज डील करता है और उस केस को कोई लॉयर आर्ग्यू करता है। यह बात लॉयर के और जज के बीच में है। वो केस कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, वो दोनों हैंडल करते हैं। और जब उस केस को कोई जज ऑर्डर पास करता है या फिर कोई जज जजमेंट देता है, तो ये एक साधारण बात है कि उस जजमेंट के साथ उस जज का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि वो जज ही होता है, वो जजमेंट पास करता है। तो ये नॉर्मल बात है, ये एक साधारण बात है कि कोई भी जजमेंट के ऊपर अगर कोई नागरिक अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो उसके साथ ही उस जज की बात भी आएगी, वो जज का बैकग्राउंड भी आएगा और वो उस जज की मंशा के ऊपर भी नागरिक सवाल करना ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन कोई भी नागरिक जब किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो किसी जज को पर्सनल लेवल पर इंसल्ट करे। उसका सिर्फ यह मकसद होता है कि वो उस जजमेंट का प्रभाव बाकी लोगों पर, देश के बाकी लोगों पर पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, किस तरह से पड़ रहा है, ये देखकर शायद वो नागरिक उस जजमेंट के ऊपर सवाल करते हैं।
और मुझे उस लेटर के बारे में अभी ठीक से पता नहीं चला। वो लेटर मेरे हाथ में नहीं लगे क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी मैंने कहीं देखा नहीं है। जल्द ही मैं उन लेटर्स को देखूंगा कि उस लेटर में उन 3 लोगों ने उन 2 जजेस के बारे में क्या क्या बातें कही है। उसके ऊपर ही मैं उसके बाद ही मैं उन लेटर्स के ऊपर बात कर सकूंगा। मैं आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, अपनी ओपिनियन दी है, सिर्फ उसके ऊपर बात करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहता है कि व्हेन एनी पर्सन वेदर ही बी अ पार्टी टू अ प्रोसीडिंग्स और नॉट क्रिटिसाइज अ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट, ही कुड डू सो as long as the party does not level allegation of malafide, ulterior motives, extraneous reasons, etc. etc. दोस्तों, अभी मैंने जैसा इससे पहले कहा कि क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, नागरिक क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन जज की मोटिव के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल एक बहुत ही रीसेंट उदाहरण देता हूँ, अर्नब गोस्वामी का, जो रिपब्लिक टीवी के पत्रकार है। दोस्तों, आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी ने जो पालघर में घटना हुई थी उसको किस तरह से कम्युनलाइज करने का प्रयत्न किया और किस तरह से कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को एक स्त्री होने के नाते उसके ऊपर किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाए। उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट में बहुत सारी एफआईआर पूरे देश से पुलिस स्टेशन में फाइल किए गए और मुंबई में, नागपुर में उन्हें बुलाया भी गया। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार होने के नाते उसके ऊपर जब एफआईआर होती है, सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली उस बात के ऊपर उस बात का संज्ञान लेते हुए कोर्ट्स को ये बात कहता, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन को ये बात कहता है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग 2 हफ्ते तक नहीं होगी, जब तक ये लॉकडाउन है तब तक। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन चलते हुए अर्नब गोस्वामी जैसा एक सामान्य पत्रकार, जिसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिसके ऊपर ऑफिशियली एफआईआर दाखिल की गई है, उसके ऊपर कोर्ट ये कहता है कि उसकी अरेस्ट या फिर उसके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स करने के लिए 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। लेकिन साथ ही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एनआरसी, सीएए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, जब इसके ऊपर लोगों ने कोर्ट में पिटिशंस डाली, पुलिस स्टेशंस में एफआईआर हुई, तब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर राज्य के हाई कोर्ट्स हो, उन्होंने उन केसेस के ऊपर बात करने के लिए समय मांगा। उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर अभी बात नहीं होगी क्योंकि देश में वातावरण ठीक नहीं है उसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर अभी कोई भी चर्चा नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को टाल दिया गया। एनआरसी, सीएए और जम्मू कश्मीर 370 जैसे मुद्दों को जब सुप्रीम कोर्ट समय ले सकता है बात करने के लिए या फिर उसका संज्ञान लेने के लिए, तो फिर अर्नब गोस्वामी जैसे मामूली पत्रकार के ऊपर जब एफआईआर दाखिल होती है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली रोक लगा देता है कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होने के लिए। तो ये एक नॉर्मल बात है कि कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक जो संविधान को मानता है, जो देश की न्याय व्यवस्था को मानता है, जो देश के लोकतंत्रों को मानता है, ये तो सवाल करेगा ही कि सीएए, एनआरसी और 370 जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर जब सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता है डिस्कशन के लिए, तो अर्नब गोस्वामी जैसे नॉर्मल पत्रकार के ऊपर 2 हफ्तों के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स ना हो, ऐसा जजमेंट कैसे पास कर सकता है? अगर ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन हम ये देखते कि एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधता है और एक साधारण पत्रकार के ऊपर जब कोई एफआईआर होती है तब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा देता है। तो ये सामान्य बात है कि कोई भी देश का नागरिक जो ये सोचता है कि देश की न्याय व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, देश की डेमोक्रेसी बची रहे, तो ये सवाल तो करेगा। और ये सवाल और ज़्यादा गंभीर होगा तब जब देश का नागरिक
सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट्स दिए हैं, ये जो ऑर्डर्स पास किए हैं, उसकी मंशा पर, उनकी इंटेंशंस पर सवाल तो उठेगा ही। क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधता है, स्टे देता है, और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे मामूली पत्रकार के ऊपर प्रोसीडिंग्स होने के लिए स्टे लगाता है। तो यहाँ पर कोई भी सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी साधी और एक सामान्य पत्रकार जो एक स्त्री के ऊपर एक क्रिमिनल घटना को कम्युनलाइज करने के लिए जो पत्रकार अपना सीना तान के जो टीवी चैनल्स पर जो डिबेट करता है, उसके ऊपर वो स्टे लगाता है और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चुप्पी साधता है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जजेस के इंटेंशंस के ऊपर भी सवाल उठेगा। जजेस क्यों इस तरह से अलग अलग विचारधारा रखता है अलग अलग केसेस के ऊपर, ये सवाल तो नॉर्मली उठेगा ही। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इन दोनों घटनाओं को एक जैसे तोलता, एक जैसे जजमेंट से फिर ऑर्डर पास करता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामान्य नागरिक सुप्रीम कोर्ट की इंटीग्रिटी के ऊपर या फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशंस के ऊपर सवाल करेगा। सवाल तभी उठता है जब देश के नागरिकों को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय ये बायस्ड जजमेंट्स दे रहा है, देश का न्यायालय ये पार्शल जजमेंट दे रहा है, या फिर देश का न्यायालय एक व्यक्ति को न्याय व्यवस्था से ऊपर जाकर जो देश में कम्युनल हेट्रेड पैदा करने के लिए दिन रात एक करके जो अपने चैनल से चिल्ला कर पब्लिसिटी कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए वो स्टे देता है और देश के राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर स्टे लगाता है। तो ये तो नॉर्मल है कि देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर या फिर जजमेंट्स के ऊपर सवाल करेगा। अगर इन बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस के ऊपर या फिर उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है या फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय की इंसल्ट हो रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और देश के नागरिक सुप्रीम कोर्ट जो देश के संविधान की रक्षक है, देश का संविधान सुचारू ढंग से चल सके, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पिछले 70 सालों से अपने दिलो जान से काम कर रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट ही है जिसकी वजह से आज हम ये देखते हैं कि हम बड़े बड़े जजमेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन साथ ही आजकल हम ऐसा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मुद्दों पे चुप्पी साधे हुए है और कुछ मुद्दों के ऊपर इमीडिएटली एक्शन ले रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो ये एक नॉर्मल बात है कि देश का नागरिक जो डेमोक्रेसी को मानता है, जो देश की न्याय व्यवस्था को मानता है, जो ये मानता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय हमारे हकों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर बैठा है, देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेस काम कर रहे हैं वो हमारी हकों की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, और जब वह जजेस, वह सुप्रीम कोर्ट हमारे हकों के ऊपर बात करता है या फिर उन बातों के ऊपर चुप्पी साधता है जो सचमुच लोगों के जीवन से जुड़े हैं, देश के भविष्य के साथ जुड़े हैं, तो ये बात नॉर्मल है कि देश का नागरिक सवाल करेगा। दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जानबूझकर कीचड़ उछाल रहा है या फिर उस इंस्टीट्यूशन को इस इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति सचमुच जिसका किसी भी राष्ट्र में जो ये सोचता है कि देश की न्याय व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, देश का संविधान बचा रहे और नागरिकों के हकों का उल्लंघन ना हो, और अगर वो नागरिकों के हकों के लिए, देश के संविधान के लिए, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर वो बात करता है, तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने भी इस बात को सोचना चाहिए। उन जिन तीन लोगों के विरोध में कोर्ट ने सुमोटो केस लेकर उनको दोषारोपित किया है, उन 3 लोगों का अगर सच में उन्होंने गलती की है तो उन्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस बात से होगा क्या, जो लोग सचमुच लोगों के हक की बात करते हैं उनके दिलों में एक डर बैठ जाएगा कि अगर हम लोग देश हित के बारे में या फिर
सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए हुए किसी भी निर्णय के विरोध में अगर हम लोग सवाल करेंगे तो हमें भी इसी तरह से पनिश किया जाएगा। ये डर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठेगा। ये डर नहीं बैठना चाहिए। देश की डेमोक्रेसी सुचारू ढंग से चलनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो जो डर इस जजमेंट की वजह से लोगों के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर चुका है, उसे दूर करने की कोशिश मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने करनी चाहिए। डेमोक्रेसी का सबसे मूलभूत अंग होता है क्रिटिसिज्म। जिस डेमोक्रेसी में हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं होगा, जिस डेमोक्रेसी में विरोध नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव विरोध नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें भी एक नागरिक होने के नाते देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश की डेमोक्रेसी सुचारू ढंग से चल सके, इसके लिए अपने आप से भी प्रयत्न करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह देखना चाहिए कि किस जजमेंट की वजह से अगर हम लोग ये जजमेंट देते हैं तो इसका असर सामान्य जनमानस के ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर कैसा होगा। ये सोचकर भी मुझे लगता है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सोचकर भी, अपने ध्यान में रखकर भी जजमेंट्स पास करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो की वजह से मैं कुछ बातें आपके सामने रख सका, और बहुत सारी बातें करने के लिए मैं आपके सामने आऊँगा। और बातें सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं आपके सामने ऐसी ही बहुत सारी बातें लेकर आता रहूँगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत